जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान को बचाने के लिए मूली के पीछे उसके गांव जाने लगा था। असल में वो मर्सेंट्रीज अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लैन थी जिसका हेड मूशी नाम का एक आदमी था। उसका एक बेटा मूली है जिसने अपने पापा को जियान के बारे में बताया है। जियान के पास थर्ड बॉक्स की चाबी है जिसे मूशी हासिल करना चाहता है और इसीलिए उसने जियान को अपने पास बुलाकर उसे मारकर चाबी हासिल करने का प्लान बनाया है। वहीं जियान को पता चल जाता है कि मूशी ने रास्ते में कई अलग-अलग तरह के ट्रैप्स बिछाए हैं, इसलिए जियान 1 महीने के लिए माउंटेन्स के अंदर रहकर ही अपने प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। वो बहुत इंटेंसली प्रैक्टिस करता है और 1 महीने बाद प्रैक्टिस की वजह से वो अब 6 स्टार्स पर पहुंच जाता है। अब जियान बड़ा हो चुका था और बहुत शक्तिशाली भी। वो तुरंत अब बाहर निकल वॉल्फ मर्सेंट्रीज को तबाह करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे सैनिक मिलते हैं जो असल में जियान को ही ढूंढ रहे थे। सैनिकों को देख जियान वहाँ सोए हुए एक बड़े जंगली जानवर को जगा देता है, जिससे वो जानवर उन सैनिकों को मार डालता है और इसके बाद अपनी शानदार फाइटिंग स्किल से जियान उस जानवर को मार देता है। अब जियान आगे बढ़ता है जहाँ उसे और भी सैनिक मिलते हैं और वो अपनी तलवार से सबको मारता हुआ आगे बढ़ता है। वो अब एक महान योद्धा बन चुका था। फिर एक सैनिक से वो वॉल्फ मर्सेंट्रीज के बारे में सारी जानकारी ले लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि क्लैन के हेड के 3 बेटे हैं और तीनों महायोद्धा हैं। जियान अब तीनों को एक-एक करके हराने का डिसाइड करता है और तीसरा बेटा जिसका नाम ही मिंग है उसके पास जाने लगता है। वहीं वॉल्फ मर्सेंट्रीज के पास ये खबर पहुंच जाती है कि जियान एक-एक करके सबको मार रहा है, लेकिन वो बेफिक्र महसूस करते हैं क्योंकि ही मिंग 8 स्टार्स का वॉरियर था। उन्हें लगता है कि वो जियान को आसानी से मार देगा। वहीं ही मिंग को दिखाते हैं जो अपनी अय्याशियों में मग्न हो रखा था, लेकिन तभी जियान उसके सामने आता है और वो उसको लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिसके बाद दोनों में अब बहुत इंटेंस फाइट होने लगती है। पहले तो जियान भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर ही मिंग भी अपनी स्किल्स का यूज करता है और उसे पीटने लगता है। जियान जब हारने लगता है और जब उसकी मृत्यु होने ही वाली होती है, तभी हमें एक कमेंट्री सुनाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि फाइट के अंदर कौन सा वॉरियर जीतेगा ये डिसाइड सिर्फ उसकी लेवल से नहीं होता और ना ही स्ट्रेंथ से होता है। हालांकि ह्यूमन की लेवल और स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन जियान ने अपने मास्टर से बहुत सारी स्किल्स और बहुत इंटेंस ट्रेनिंग की थी, जिस वजह से वो दोबारा खड़ा होता है और सभी स्किल्स को कैलकुलेटिव मैनर में यूज करते हुए अब हीमिंग को मार डालता है। अब मूशी हीमिंग की डेथ सुनकर बहुत तिलमिला जाता है और वो सभी वॉरियर्स को जो 5 स्टार से ऊपर के हैं उन्हें जियान को पकड़ने के लिए भेज देता है। वहीं हमें जियान को दिखाते हैं जो लॉर्ड याओ के मेडिसिन हाउस के अंदर रह रही है। उसको भी ये खबर पहुंच जाती है कि जियान यहाँ तक आ चुका है और उसने हीमिंग को मार दिया है। जियान बहुत खुश होती है। वहीं लॉर्ड याओ अब उसे मिलने आते हैं और उसे जियान के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो सिर्फ ये कहती है कि जंगल के अंदर उसने मेरी जान बचाई थी और खजाना ढूंढने में भी मदद की थी। इससे ज्यादा मेरे साथ उसका और कोई रिश्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जियान के मास्टर उसके स्टार्क रूम को देखकर उससे बहुत खुश होते हैं और अब उसकी तलवार लेकर उसमें पावर्स डाल देते हैं। अब जियान की तलवार के अंदर ये शक्ति भी आ गई थी कि इससे एक पहाड़ी को भी बीच में से तोड़ा जा सकता था। जियान इतनी ज्यादा शक्ति को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके मास्टर कहते हैं कि इस पावर को वो एक दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है और अगर जियान ने इसको एक से ज्यादा बार यूज करने की कोशिश भी की तो वो बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। वहीं अब शाम को जियान मेडिटेट कर रहा होता है, जहाँ अब उसके सामने मूली आ जाता है। वो अपनी पूरी सेना के साथ आया था और सबके सब एक साथ उस पर तीर चलाते हैं। जियान तलवार से सबके तीरों को काटता हुआ आगे बढ़ता है और फिर उनसे दूर भागने लगता है, लेकिन आगे जाने पर वहाँ एक खाई नजर आती है। दैट मींस जियान अब और आगे नहीं जा सकता था। अब मूली के साथ साथ वहाँ मूशी भी आ जाता है और अब जियान मूशी के सामने उसे चिढ़ा कर उस थर्ड बॉक्स की चाबी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मूशी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब मूशी जियान से लड़ने लगता है। मूशी क्लैन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक योद्धा था, जिसे जियान जीत नहीं पा रहा था और वो बुरी तरह हार रहा था। जियान अब मरने की कगार पर आ गया था, लेकिन तभी उसे मास्टर्स की वो पावर का ध्यान आता है जो उसने स्वॉर्ड में डाली थी। वो तुरंत उस पावर का यूज करता है, लेकिन इस पावर से भी मूशी स्ट्रगल करने के बाद बच जाता है। अब जियान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, जिस वजह से वो वहीं खाई में लुढ़क जाता है और बाकी सब उसे मरा हुआ समझ बहुत खुश होते हैं। वहीं गिरते गिरते उसे पर्पल विंग्स बचा लेते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने मास्टर को अपने पास देखता है। उसका कवच उतरा हुआ था और उसके पास रखा हुआ था। वो मास्टर से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, जिस पर वो बताते हैं कि यूजी ने तुम्हारी मदद की, उसने तुमको बचाया था और तुम्हें अपनी बॉडी का यूज करते हुए हील किया। उसने तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए इस वे में इंट्रोड्यूस किया कि तुम्हारी स्किल्स बढ़ गई और अब तुम 9 स्टार के वॉरियर हो गए हो। वो तुम्हें ठीक करने के बाद चली गई। यूजी कौन है और जियान के साथ उसका क्या रिश्ता है, हमें ये शॉर्ट में ही बताया गया है। एक बार मैजिकल बीस्ट आइलैंड में यूजी पर्पल क्रिस्टल विंग लायन किंग से लड़ते हार गई थी और वही बेहोश हो गई थी। तब जियान ने वहाँ आकर उसकी मदद की थी और दोनों के बीच रोमांटिक एंगल भी हमें देखने को मिला था। वही प्रेजेंट में अब जियान आगे बढ़ता है, जहाँ अब क्योंकि वो 9 स्टार पर आ गया था, इसलिए उसके मास्टर उसे एक नई स्किल सिखाते हैं। इस स्किल का नाम एक्सप्लोसिव स्टेप है और ये बहुत खतरनाक वाला अटैक है। इसे सीखकर जियान बहुत खुश होता है, लेकिन क्योंकि उसने लेवल 9 तक प्रैक्टिस किए बिना प्राप्त की थी,
इसीलिए अब उसे इसको अच्छे से सीखने के लिए कम से कम रोज एक लेवल 5 से ज्यादा बड़े मॉन्स्टर को मारना होगा। सिर्फ ऐसा करने से ही उसकी ये इंटेंस पावर स्टेबलाइज हो सकती थी। वहीं हमें पास के जंगल में ब्लड गैंग के आदमी और उसके साथ एक लड़की को भागते हुए दिखाते हैं। वो दोनों वॉल्फ मशीनरीज के आदमियों से डर कर भाग रहे थे। वो आदमी इस लड़की का शिकार करना चाहते थे, लेकिन अब वो और ज्यादा नहीं भाग सकती थी, इसलिए थकान के मारे वो वहीं रुक जाती है। लेकिन अब वहीं जियान उसके सामने आता है और ब्लड गैंग का वो आदमी उसे खतरा जान उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जियान उनकी मदद करना चाहता था। अब वहाँ वॉल्फ मशीनरीज के आदमी भी हैं और उनमें उनको लीड करता हुआ गैनमो भी वहाँ आता है। जियान एक्सप्लोसिव स्टेप का यूज करते हुए उन सब से लड़ने लगता है और बड़ी आसानी से उन सबको मारकर गैनमो के पास जाता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी गैनमो कहता है कि मैं जियान की कंडीशन के बारे में जानता हूँ। अब जियान रुक जाता है, जिस पर गैनमो कहता है कि जियान इस वक्त लॉर्ड याओ के घर में है। असल में मूशे ने ये खबर फैला दी है कि जियान पॉइजनस एक्सपर्ट है और उसके पास पॉइजनस बुक ऑफ 7 कलर्स है जिसे सब हासिल करना चाहते हैं। यानी अब सब जियान के पीछे पड़ने वाले हैं और उसकी जान को खतरा है। जियान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गैनमो को वहाँ से उठने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत फिंगर को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है। जियान अब इस पर रहम न करते हुए अपनी तलवार से गैनमो को मार डालता है और अब वो जियान के पास जाने का डिसाइड करता है। वहीं जियान रात में ट्रैवल करते हुए जियान के पास पहुंच जाता है। जियान उसको देखकर बहुत खुश होती है। जियान उसको अपने साथ भगा कर ले जाना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो मूशे विलेजर्स को तंग करने लगता है और मुझे यहाँ आने के लिए ब्लैकमेल करने लगता, इसलिए वो ऐसा नहीं करती। उन दोनों के बीच में हमें थोड़ा रोमांटिक एंगल भी दिखाते हैं। जियान को चाय पिलाती है, जिसके बाद जब वो बातें करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ लॉर्ड याओ आ जाते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये जियान है। असल में लॉर्ड याओ अच्छा आदमी नहीं था और वो पॉइजनस बुक ऑफ 7 कलर्स प्राप्त करना चाहता था। वहीं लॉर्ड याओ के साथ उसके आदमी भी थे, जिनमें से एक मूशे का गुप्तचर था। वो गुप्तचर सीधे मूशे के पास जाकर जियान की खबर दे देता है। वहीं लॉर्ड याओ जब उन दोनों को वहाँ से नहीं जाने देते, तब जियान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लॉर्ड याओ इतना पागल भी नहीं था। उसने पहले ही जब वो यहाँ आया था एक तरह का जहर छोड़ दिया था, जिससे जियान लड़ तो बिल्कुल नहीं पाता। लेकिन जियान फिर कहती है कि मुझे तुम्हारी इस प्लानिंग के बारे में पहले ही पता था, जिस वजह से मैंने चाय के अंदर एंटीडोट मिलाकर जियान को पिला दिया था। अब जियान और भी कहती है कि पागल तो तुम हो, क्योंकि यहाँ इस कुर्सी पर मैंने जहर मिला रखा था और उसी पर तुम बैठ गए हो। अगर अब तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट नहीं दूंगी। अब लॉर्ड याओ मरता क्या ना करता, इसलिए वो वहाँ से अपने पक्ष पर बैठकर जियान को लेकर वहाँ से चली जाती है और लॉर्ड याओ को एंटीडोट दी जाती है। वहीं अब वो दोनों मूशे के पास ही जाते हैं, जहाँ जियान अब मूशे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मूशे बहुत महान योद्धा था, जिसे हराना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी वो दोनों फाइट शुरू करते हैं, जिसके अंदर जियान अब सारी स्किल्स बारी बारी यूज करता है। फाइट में मूशे पर जियान अटैक कर रहा था और इस बार मूशे कमजोर पड़ रहा था। वहीं अब मूशे फिर अपनी नई स्किल के बारे में बताता है और कहता है कि वो थर्ड बॉक्स मैंने खोल लिया था और उसके अंदर से मैंने ये स्किल प्राप्त की। वहीं अब उस एनर्जी का यूज करते हुए वो जियान पर अटैक करता है और जियान भी अपनी मास्टर की सलाह से फुल जोश में आकर उस पर अपनी एनर्जी फेंकता है और इस बैटल में फाइनली मूशे हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक सैनिक खड़ा हो पीछे से उस पर अपनी तलवार चला देता है, जो जियान के पेट में घुस जाती है। लेकिन अभी जियान को कुछ नहीं होता, क्योंकि सेकंड बॉक्स में उसे आर्मर मिला था जो वो उसकी रक्षा कर लेता है। और अब जियान को अपने साथ अपने घर आराम करने के लिए ले जाती है और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान ने मूशे को मार दिया है और अब इससे वॉल्फ मशीनरीज पूरी तरह से खत्म हो गया है। जियान के साथ उसके पक्षी पर बैठकर एक बहुत सुंदर से आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां एक सुंदर सा घर है और बहुत सारे अलग अलग तरह के हर्ब्स हैं। इस जगह को वैली ऑफ मेडिसिन्स कहते हैं। असल में जियान एक पॉइजनस एक्सपर्ट थी, इसलिए वो इस जगह पर हर्ब्स कलेक्ट करने आती रहती थी। अब वो दोनों कुछ टाइम यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जियान को कुछ मेडिसिन्स कलेक्ट करनी थी और जियान को यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करनी थी। वो दोनों अब अपना अपना काम करते हैं और ऐसा करते वक्त वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं। असल में जियान को पसंद करती थी, लेकिन जियान समझ नहीं पा रहा है और वो अभी भी जियान को एक दोस्त की तरह ही ट्रीट कर रहा है। जियान अब जियान का बना हुआ खाना खाता है और उसे काफी पसंद आता है और उसकी तारीफ भी करता है। लेकिन तभी जियान को थोड़ा चक्कर आता है। जियान उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है, जिस पर वो अपने को ठीक बताती है। वो उसको डांस भी करके दिखाती है और कहती है देखो बिल्कुल सही हूँ मैं। जियान को उसका डांस बहुत पसंद आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके मास्टर उसको याद दिलाते हैं कि उसको एक मॉन्स्टर मारना है और वो तुरंत जंगल की ओर निकल जाता है। जैसा कि पिछले सीजन में बताया था कि उसको अपनी पावर्स को स्टेबलाइज करने के लिए रोज एक मॉन्स्टर का शिकार करना होगा, इसीलिए वो सेकंड लेवल का फ्रोजन बीस्ट मॉन्स्टर ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर से लिंगर को दिखाते हैं, जो अपने डैड के साथ थी और उन पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। लेकिन तभी लिंगर की मॉम वहाँ आती है और अपनी शानदार फाइटिंग स्किल से उस मॉन्स्टर को मार गिराती है। लेकिन अभी उनकी दिक्कत समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि एक और मॉन्स्टर जो लेवल 2 का फ्रोजन बीस्ट मॉन्स्टर है, वो उन पर अटैक करने के लिए आ गया। अब वो उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते थे, लेकिन तभी वहाँ जियान आता है और अपनी पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए मॉन्स्टर को एक ही
झटके में मार डालता है। पर्पल फ्लेम वही पावर है जो उसे यूजी से मिली थी। अब जियान ने एक बार फिर से लिंगर की मदद की थी और इससे लिंगर परिवार को बहुत खुशी होती है। जियान मास्टर की खोपड़ी खोलकर उसके अंदर का कोर चेक करता है, लेकिन उसे कोर नहीं मिलता। उसे लेवल 2 का आइस कोर चाहिए था। अब लिंगर की मॉम, जिनका नाम क्वीन ये है, अपनी जान बचाने के बदले में उसे अपना लॉकेट तोड़ कर देती है और उस लॉकेट के अंदर लेवल 2 का आइस कोर है। जियान बहुत खुश होता है और उसे लेकर जियान के पास वापस चला जाता है। वहाँ वो जियान को बेहोश हुआ पाता है और इससे वो बहुत डर जाता है। उसके मास्टर फिर उसे बताते हैं कि इसके पास पॉइजनस बॉडी है। दैट मींस इन्हें बचपन से ही छोटे-छोटे अमाउंट में पॉइजन दिया जाता है। पॉइजन इनकी पावर को इंक्रीज करता है, लेकिन अगर कभी ये पॉइजन को अपनी बॉडी में सह नहीं पाते तो ये बीमार होकर मर भी सकते हैं। अब जियान समझ जाता है कि कल रात को जियान को जो चक्कर आए थे वो इसी बीमारी के सिम्टम थे। जियान को सही करना चाहता था, इसलिए वो उसके होश में आने तक उसके पास बैठकर वेट करता है और जब जियान जागती है तो वो कहता है कि वो जियान को कुछ नहीं होने देगा और उसे इस प्रॉब्लम से निकाल देगा। फिर अगले दिन जियान के सामने अपने सपने को रखती है कि वो इस पूरे कॉन्टिनेंट में घूमना चाहती है, लेकिन इस हालत में उसका बाहर जाना सही नहीं था, इसलिए जियान उसे मना कर देता है और फिर वो दोनों बाहर जाकर बैठते हैं, जहाँ जियान उसे रोमांटिक होकर कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जियान इसे मजाक में लेते हुए कहता है कि जब तक तुम सही नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा तुम्हारी केयर करने को। अब जियान इसे काफी उदास हो जाती है और जियान के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। अब फिर रोजाना की तरह जियान जंगल होकर वापस आता है, जहाँ वो पूरे घर में जियान को नहीं पाता। उसे वहाँ एक नोट दिखता है जो जियान ने जियान के लिए छोड़ा था और उसमें लिखा था कि जियान के लिए उसके गोल में अड़चन नहीं बनना चाहती। वो नहीं चाहती कि जियान की ही केयर करता रहे और अपनी प्रैक्टिस और अपने सफर को बीच में ही छोड़ दे। इसलिए जियान अब खुद जियान से दूर चली गई और वो उस लेटर में अपने प्यार का इजहार भी कर देती है और जियान अब ये सब पढ़कर उदास हो जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि जब भी अगली बार उसकी मुलाकात जियान से होगी तो वो उसका इलाज जरूर करेगा। अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें जियान को ही दिखाते हैं जो जियान के जाने के बाद और अच्छे से मोटिवेट होकर प्रैक्टिस करता है और इससे वो दोषी 1 स्टार पर पहुंच जाता है, यानी अपग्रेड हो जाता है। उसके पास पर्पल फ्लेम तो थी ही, लेकिन अब उसे और भी डिफरेंट फायर कोर हासिल करनी थी, इसीलिए उसके लिए उसे टैगोर डेजर्ट के अंदर जाना है। लेकिन टैगोर डेजर्ट के अंदर जाने के लिए उसे एक खास तरह के उड़ने वाले जानवर की जरूरत है और उस जानवर का नाम हाउई है। हाउई ब्लैक रॉक सिटी के अंदर ही मिलते हैं, इसलिए अब वो ब्लैक रॉक सिटी के अंदर जाने का डिसाइड करता है। वहाँ उसके मास्टर उसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर जाने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ से उसे कुछ ऐसा मटेरियल मिल सकते थे जो उसकी कॉम्बिनेशन में बहुत मदद देने वाले हैं। असल में हमारा जियान अपने मास्टर के सिखाने से बहुत अच्छा अल्केमिस्ट बन चुका है, यानी उसे भी दवाई बनाने की टेक्निक्स आ गई हैं। वो सीधे अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर जाता है, जहाँ पर गार्ड्स उसे उसका इनविटेशन लेटर मांगते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई इनविटेशन था ही नहीं। असल में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर रैंक 1 अल्केमिस्ट बनने के एग्जाम चल रहा था। वहीं तभी एक रैंक 4 का अल्केमिस्ट वहाँ आता है और वो इस एग्जाम का जज भी है। असल में जो जितना अच्छा अल्केमिस्ट होता है उसके पास उतनी ही ज्यादा रैंक होती है, यानी रैंक 4 का अल्केमिस्ट रैंक 1 के अल्केमिस्ट से सुपीरियर है। इसका नाम मास्टर आउताउ है और जब वो जियान को देखता है तो वो समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो खास है। मास्टर आउताउ के साथ उसकी डिसाइपल लिंफी नाम की लड़की भी थी, जो बहुत नक्चरी लड़की है। उन दोनों के अंदर जाने के बाद वहाँ अंदर से एक लड़का निकल कर आता है जो जियान का मजाक उड़ाने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास तो इनविटेशन ही नहीं है तो तुम यहाँ कैसे आए। वहीं जियान अपनी पावर्स का यूज करके दूर खड़े होकर ही उसके बालों में पर्पल फ्लेम लगा देता है, जिससे गार्ड्स बहुत शॉक हो जाते हैं और वो जियान की इस खास एबिलिटी को देखकर उसे अंदर जाने देते हैं। अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम देने आए थे। वहाँ 2 जज भी खड़े थे, जिसमें से एक तो आउताउ है और दूसरे फूलान है। फूलान की डिसाइपल एक जुईमी नाम की लड़की है। एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले वो वहाँ आ ही जाती है और अब उनका एग्जाम शुरू होता है। सबको एक खास तरह की पिल बनानी थी और जो वो पिल बना देता उसको रैंक 1 का दर्जा दे दिया जाता है। अब काफी कोशिश करने के बाद अपनी अपनी पिल बनाते हैं और 1 घंटे बाद एग्जाम ओवर होता है, जिसके अंदर ज़्यूमी, लीफी और कुछ स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं और जब जियान की दवाई चेक की जाती है तो वो बहुत ज्यादा ग्लो करती हुई मिलती है, यानी सबसे अच्छी मेडिसिन जियान ने बनाई थी। अब दोनों जज जियान की तारीफ करते हैं, जिस पर जियान शर्माता हुआ उनसे कहता है कि वो रैंक 2 का भी एग्जाम देना चाहता है। अब वहाँ खड़ी लीफी को ये बात हजम नहीं होती और वो उसको नीचा दिखाने के लिए कहती है कि अगर इतना ही घमंड है अपनी पावर्स का तो मैं अभी अरेंजमेंट करती हूँ। वो तुरंत वहाँ रैंक 2 के एग्जाम का सामान लाती है और उसको पिल बनाने को अब कहा जाता है। वो रैंक 2 की पिल बनाने लगता है और कुछ ही देर में वो पिल बना डालता है। अब इससे वहाँ खड़े सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि 19 साल की उम्र में ऐसा कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। वो सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अब जियान उनसे जीतने के बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहता था। वो कहता है कि मुझे कोर ऑफ रैंक 3 आइस स्पिरिट कोई फाउंटेन चाहिए। असल में इन दोनों मटेरियल्स को लेने के बाद ही जियान बाकी डिफरेंट फ्लेम्स को सहन कर पाने में सक्षम हो पाता। जजेस अब उसे एक लाइब्रेरी के अंदर ले जाते हैं, जहाँ ये चीजें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें आइस स्पिरिट कोई फाउंटेन नहीं मिलता। अब थोड़ी देर बाद मास्टर आउताउ चुपके से जियान को अपने साथ एक जगह ले जाने लगते हैं। असल में शहर के अंदर एक बहुत बड़े ट्रेजर कलेक्टर के पास आइस स्पिरिट कोई फाउंटेन है और वहाँ जाकर वो उसके घर के अंदर जाते हैं। उसका घर एक भूल भुलैया की तरह था, जहाँ कदम कदम पर जाल बिछाए थे और वहाँ जादुई चीजें रखी थी। और अंदर कमरे में जाने पर उसे एक पतला सा अजीब आदमी दिखता है। उसका नाम गूते है और उसके पास कई तरह के कीमती खजाने रखे थे। वहाँ जियान उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं आइस स्पिरिट फाउंटेन के बदले तुम्हें बहुत कीमती चीज दूंगा, जिस पर वो पूछता है कि तुम क्या दे सकते हो। तो जियान
जियान पर्पल फ्लेम का एसेंस उसके सामने रखता है। पर्पल फ्लेम बहुत ज्यादा कीमती है और बहुत ज्यादा महंगी। अब जियान और गूते के बीच ट्रेड हो जाता है और गूते से उसे आइस स्पिरिट कोर फाउंटेन मिल जाता है। अब वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और उसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन से रैंक 3 की भी कोर मिल जाती है। वहाँ वो एक बुढ़े आदमी को नोटिस करता है जो एक लड़की के साथ अय्याशी करता हुआ आ रहा था और वो निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा था। उसके साथ उसका एक चेला भी था। जियान उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वहाँ मास्टर आउटो आते हैं और उनके डिसाइपल लीफी भी आती है। लीफी जियान से इम्प्रेस हो गई थी और वो उसको गले भी लगाती है। वहाँ फूलान अब जियान को 6 महीने बाद होने वाले अल्केमिस्ट इवेंट का भी इन्विटेशन देते हैं, जिसको जियान एक्सेप्ट कर लेता है। अब मास्टर आउटो उसके लिए हाउ यी की एयर सर्विस का भी इंतजाम करता है और उसमें उसको बिठाकर विदा कर देता है। उस बोट में फूलान और वो बुरा ओल्ड मैन भी है। अब जियान के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो उसे एक ऐसी दवाई बनाने के लिए चाहिए थे जो उसे बाकी फायर एसेंस स्वैलो करने में मदद कर सके। वो दवाई 4 रैंक की होगी और अब जियान अपने मास्टर से उसे बनाने के लिए कहता है। वो रैंक 4 की दवाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और जियान के मास्टर उसको चेतावनी भी देते हैं कि इस रैंक 4 की दवाई को बनाते वक्त और बनाने के बाद हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि ये दवाई कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। वही अब मास्टर उस दवाई को बनाने लगता है और उनको बनाते बनाते 2 दिन का समय लग जाता है और फाइनली दवाई बनकर रेडी हो जाती है। जब दवाई बनकर रेडी हो जाती है तो वहाँ आसपास पूरी बोट में एनर्जी वेव प्रोड्यूस होती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि जियान अपने मास्टर के साथ कमरे के अंदर कुछ अलग तरह की खास दवाई बना रहा है। जियान के मास्टर उसे गेट पर रहकर पहरा देने को कहते हैं, क्योंकि दवाई में अभी कुछ फाइनल टचअप्स देने बाकी थे। कमरे के बाहर ओल्ड मैन कमरे के अंदर जाने लगता है और कहता है कि बोट के अंदर एक एनर्जी वेव आई है और बोट के अंदर सफर करने के दौरान हमारा ये जानना जरूरी है कि तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे बोट क्रैश हो सके। फूलान भी दवाई को पाना चाहता था, इसलिए वो भी इविल ओल्ड मैन का साथ देता है। जियान उनको अंदर नहीं जाने देता और उनमें फाइट होने लगती है। जियान उन सभी पर भारी पड़ने लगता है और इसी बीच ओल्ड मास्टर को किसी तरह मौका मिल जाता है और वो तुरंत कमरे के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन मास्टर उसे उस दवाई का यूज करते हुए दूर से ही उठा देते हैं और उसे मार डालते हैं। वो इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि उसकी लाश भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जियान समझ जाता है कि रैंक 4 की इस दवाई में कितनी ताकत है। वही फूलान एक चाल रचता है। वो खुद पहले अपने चेले को जियान को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही चेला उसके पास जाता है वैसे ही वो खुद चेले को मार देता है और ये साबित करता है कि वो जियान के साथ है, उसका दोस्त है। लेकिन जियान के मास्टर को उसने जितना बेवकूफ समझा वो उतने थे नहीं। वो कहते हैं कि पानी में डूबते बिच्छू को बचाते वक्त वो हमें ही बाद में डस लेता है। फूलान भी समझ जाता है कि उसका बचना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो तुरंत वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो बोट नीचे गिर जाती है। लेकिन अब फाइनली वो टेगो डेजर्ट पर आकर गिरते हैं, जहाँ कई तरह के खतरनाक जानवर मौजूद थे। वो रात को वहीं सोने का डिसाइड करते हैं, जहाँ जियान को सपने के अंदर यूजी दिखते हैं। वो यूजी को देख बहुत खुश होता है और उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वहाँ वो असल में नालैन थी। नालैन तुरंत अपने खंजर से उसको चाकू मार देती है और तभी उसकी आँख खुलती है। वो अपने मास्टर को ये सपना बताता है और उसके मास्टर समझ जाते हैं कि जियान 3 साल बाद होने वाले मैच के लिए डर रहा है। वो उसे मोटिवेट करते हैं और खुद पर विश्वास करने को कहते हैं। वो अगले दिन डेजर्ट के ट्रैवल अंदर करता है, जहाँ उसे एक शॉप मिलती है। वो शॉप एक मैप बनाने वाले की थी और जियान उस शॉप के अंदर मैप का एक छोटा सा टुकड़ा देखता है। उस मैप के अंदर एक खास तरह की फ्लेम की लोकेशन थी। उस फ्लेम का नाम प्यूरिफाइंग लॉकस डेमन फ्लेम है और अब इसे जियान लेना चाहता है। उसे उस मैप के फ्रेगमेंट का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता, इसलिए वो शॉपकीपर से कहता है कि इसका पूरा हिस्सा मुझे चाहिए, लेकिन वो ओल्ड शॉपकीपर साफ मना कर देता है कि उसके पास फुल मैप नहीं है। ओल्ड शॉपकीपर उसको इस छोटे फ्रेगमेंट को भी वहीं रखने को कहता है, क्योंकि वो इसे नहीं बेचना चाहता था। जियान कहता है कि मैं इसके हाई प्राइस दूंगा, लेकिन ओल्ड मैन फिर भी मना कर देता है और कहता है कि ये फ्रेगमेंट बेचने के लिए नहीं है और इसे चुराने का भी तुम सोचना मत। अब जियान कहता है कि तुम अगर मुझे नहीं दोगे तो मुझे चुराना ही पड़ेगा, जिस पर ओल्ड शॉपकीपर काफी गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत अपनी पावर से पहले एग्जिट गेट बंद करता है और जियान पर अटैक करने की पोजीशन में आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान डेजर्ट के अंदर उस मैप सेलर के पास आया था और वहाँ का माहौल गर्म बन गया था। मास्टर जियान को बताते हैं कि ये ओल्ड मैन बहुत शक्तिशाली इंसान है, ये लेवल्स में तुमसे 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और इसे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। ओल्ड मैन उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन जियान बिना मैप का फ्रैगमेंट लिए नहीं जा सकता था, इसलिए अब उन दोनों में फाइट होने लगती है। जियान बहुत बुरी तरह से हारने लगा है, क्योंकि ओल्ड मैन आइस स्कूप्स बनाकर उस पर अटैक कर रहा था। जियान बहुत कोशिश करता है, लेकिन हमेशा हारता ही जाता है। ओल्ड मैन उसकी कोशिश को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब वो और ज्यादा नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए जियान जब उस पर अपनी तलवार फेंककर अटैक करता है तो ओल्ड मैन उसकी तलवार को रोककर उस पर ही फुल स्पीड में फेंकता है। अब जियान मरने ही वाला था, लेकिन तभी वो पर्पल विंग्स को निकालता है और आसमान में उड़ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ओल्ड मैन उसके पर्पल विंग्स को देखकर बहुत चौंक जाता है, क्योंकि ऐसा खजाना किसी किसी के पास ही होता है। वो समझ जाता है कि इस जियान के अंदर कुछ तो खास है। जियान अब ओल्ड मैन की ताकत को अच्छे से समझ लेता है और अपने मास्टर से बात करता है। जियान अपने मास्टर की मदद लेकर उनकी वाइट फ्लेम का यूज करते हुए ओल्ड मैन पर अटैक करता है और अब इस बार जियान ओल्ड मास्टर के डंडे को तोड़ देता है। ओल्ड मैन अब आइस टॉर्नेडो क्रिएट कर जियान को उसमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जियान और उसके मास्टर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस टॉर्नेडो के अंदर जाकर उसे खत्म कर देते हैं और ओल्ड मैन को ही व्हाइट फायर का यूज करते हुए आइस के अंदर जमा देते हैं। अब जमा हुआ ओल्ड मैन उसे कहता है कि मैंने वो मैप का टुकड़ा 2 हिस्सों में बांट दिया था और अब वो दूसरा हिस्सा भी मेरे पास है। अब जियान को दूसरा हिस्सा लेने के लिए उन्हें आजाद करना पड़ता है, जिस पर अब
ओल्ड मैन उसे अपना रियल इंट्रोडक्शन देते हैं। ओल्ड मैन का नाम ही बोतोंग है और ये पूरी दुनिया में फेमस आइस एम्परर है। जियान ये सुनकर बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि उसके सामने ये जो बुढ़ा आदमी खड़ा है वो आइस एम्परर है और जियान ने अभी एक आइस एम्परर को हराया है। असल में कुछ समय पहले आइस एम्परर एक स्नेक मैन के ब्लड वाली लड़की से मिला। उस लड़की का नाम क्वीन मेडुसा है। क्वीन मेडुसा जॉन्स लेवल के आखिरी चरण पर है। इस वजह से ओल्ड मैन और उसकी फाइट जब हुई तब ओल्ड मैन तुरंत हार गया और तभी से ओल्ड मैन को एक श्राप मिल गया जिस वजह से ओल्ड मैन की ताकत पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए और उसकी ताकत कम हो गई। ओल्ड मैन अब ये चाहता है कि जियान उसके श्राप को तोड़ने में मदद करे और अगर जियान ऐसा नहीं करेगा तो आइस एम्परर उसे वो सेकंड फ्रैगमेंट नहीं देगा। वो जियान को मनाने के लिए उसे एक रैंक 6 की पिल भी देने को राजी हो जाता है। असल में वो जियान से ही कर्ज को तुड़वाने की रैंक 6 की पिल बनाने को कहता है और उसी से इसके इंग्रेडिएंट्स लाने को कहता है। जियान पहले तो उसकी इस बात से मना कर देता है लेकिन उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हें इसकी बात मान जानी चाहिए क्योंकि जो पिल तुम हासिल करोगे उससे तुम्हारी बहुत प्रगति होगी। वो फिर उसे वो जगह बताता है जहाँ रैंक 6 की पिल बनाने के इंग्रेडिएंट्स उसे मिल सकते हैं। उसे एग्जैक्ट जगह तो नहीं पता लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि इन मार्क की हुई जगह से एक जगह पर इंग्रेडिएंट्स जरूर मिलेंगे और अब वो मैप लेकर जियान सीधे उन जगहों पर तलाश करने के लिए निकल जाता है। उसे सबसे पहले फायर एसेंस खोजना था। वो डेजर्ट में उन लोकेशंस पर जाता है जहाँ चलते चलते ढूंढते उसे 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। जियान थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है लेकिन उसके मास्टर उसे धीरज रख अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने को कहते हैं क्योंकि इस गर्मी से भरे डेजर्ट में वो अपनी पर्पल फायर को स्ट्रॉन्ग कर सकता था। वहीं तभी एक आदमी जो किसी से डरकर भाग रहा था वो गिर जाता है। जियान उसे पीने के लिए पानी देता है और जाने लगता है। वो आदमी कहता है कि हमारे ग्रुप पर सैंड मशीनरीज ने हमला किया है, प्लीज तुम हमें बचा लो। जियान जल्दी में था इसलिए वो मना करके आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि अगर तुमने हमें बचाया तो मैनी स्टील मशीनरीज तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। अब जियान मैनी स्टील मशीनरीज नाम सुनकर थोड़ा शॉक होता है और उससे पूछता है कि मैनी स्टील मशीनरीज के लीडर का नाम क्या है जिस पर वो आदमी उसे अपने लीडर का नाम जी टिंग और जी ली बताता है। ये दोनों जियान के बड़े और छोटे भाई थे जो यहाँ अपने अलग मशीनरीज बनाकर रहते थे। जियान अब उस आदमी के साथ उसके ग्रुप के पास जाता है। वहाँ सैंड मशीनरीज के आदमी ने मैनी स्टील मशीनरीज के आदमी को पकड़ रखा था और सैंड मशीनरीज उनको मारने के लिए उन पर एक डेडली पॉइजन वाला जानवर छोड़ देती है लेकिन तभी जियान वहाँ आकर उस जानवर को मार अपने आदमी को छुड़वा लेता है और वहाँ से अब वापस मैनी स्टील मशीनरीज में आने लगता है। वहाँ पहुंचकर वो एक शॉपकीपर को देखता है जो एक वर्कर लड़की से बदतमीजी से बात कर रहा था। उस लड़की ने शॉपकीपर का एक गोल्ड कॉइन का जार तोड़ दिया था लेकिन जियान उस शॉपकीपर को बहुत से गोल्ड कॉइन देकर लड़की को छुड़वा लेता है। उस लड़की का नाम कॉन्ग लिंग है और वो स्नेक मैन के ब्लड वाली लड़की है। स्नेक मैन के ब्लड वाले बच्चे जनरली 2 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं लेकिन ये भाग्यवश जिंदा रही। लेकिन आसपास के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसे डेमन के नाम से बुलाते हैं। ये बहुत सीधी लड़की है और इसी वजह से सब इसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अब जियान अंदर जाता है जहाँ उसके भाई जो दोनों लीडर्स हैं वो आकर मिलते हैं। वो अपने भाई जियान को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो जियान से बहुत सालों बाद मिल रहे थे। वहाँ उनके पास कॉन्ग लिंग भी खड़ी थी और वो तीनों ही अब उसे अपनी लाइफ को खुलकर जीने को कहते हैं क्योंकि वो भी बाकियों की तरह है। कॉन्ग लिंग बहुत खुश होती है। जियान के वो दोनों भाई उसकी एकदम से बड़ी तरक्की को देख बहुत खुश होते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। जियान अब उन्हें 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि उसके यहाँ आने का उद्देश्य फायर एसेंस को हासिल करना है और मेरे पास ये मैप जिसमें उनकी लोकेशन मार्क है और अब मुझे वहाँ जाना होगा इसे ढूंढने के लिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरी इसमें मदद करें। वो दोनों भाई जियान को समझाते हैं कि उसे नए आंसर लेने की कोई जरूरत नहीं और ना ही इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वो यहाँ शांति से रह सकता है लेकिन जियान नहीं मानता और तभी जियान का छोटा वाला भाई जियान पर ही हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। जियान अपने स्किल्स का यूज करते हुए उससे लड़ने लगता है और अब दोनों बाहर आकर अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अब ज़ीली अपनी तलवार से उसके सर पर वार करने लगता है और उसकी तलवार उसके सर पर लगने ही वाली होती है लेकिन तभी जियान पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए उससे ज्यादा स्पीड में तलवार से बचकर उसके वार को रोक देता है और अब जियान गुस्से में पूछता है कि तुमने मेरे पे अटैक क्यों किया, जिस पर आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और जियान को समझ आ जाता है कि उसके भाई सिर्फ उसकी एबिलिटीज को टेस्ट कर रहे थे और अब सबको समझ आ जाता है कि जियान इतना शक्तिशाली है कि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सह सकता है। अब सभी मैनली स्टील मशीनरीज उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब उसके दोनों भाई मैप को देखकर उसके अंदर लोकेशंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। अभी वहाँ कॉन्ग लिंग आती है और उनसे कहती है कि कुछ समय पहले उसने ईस्ट साइड में अलग ही एनर्जी महसूस की थी और वो एनर्जी मेरे अंदर के ब्लड से मैच खाती थी। उस एनर्जी से वहाँ इतना भयानक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था कि सैंड मशीनरीज के आदमी भी कमजोर पड़ गए थे। वो दोनों भाई समझ जाते हैं कि अगर वो एनर्जी इसके ब्लड से मैच खाती है तो वो जरूर क्वीन मेडुसा है। वो पूछते हैं क्वीन मेडुसा किस लोकेशन पर रुकी थी जिस पर वो मैप के अंदर एक लोकेशन मार्क करती है और वो लोकेशन वही लोकेशन थी जो आइस एम्परर ने मार्क की थी, इसलिए वो सारी सेना वहीं जाने का डिसाइड करती है। वहीं अब सैंड मशीनरीज के आदमी अपने बॉस को जियान के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने उनकी मदद की और इसलिए अब उनका बॉस मैनी स्टील मशीनरीज पर खुद अटैक करने का डिसाइड करता है। वहीं मैनी स्टील मशीनरीज के साथ जियान उस लोकेशन पर जा रहा होता है जहां उसके आदमी उसे ये बताते हैं कि हम पर सैंड मशीनरीज का हमला हो सकता है। सैंड मशीनरीज बहुत ताकतवर मशीनरीज हैं जिससे हमें बचकर रहना होगा। अब वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन थी। जियान समझ जाता है कि फायर एसेंस तक पहुंचने का रास्ता कहीं छुपा हुआ है, इसलिए अब सभी लोग उस रास्ते को ढूंढने लगते हैं। वहीं लंबे टाइम तक ढूंढने के बाद शाम को उन्हें जमीन के नीचे एक गुप्त रास्ता मिल जाता है। वहाँ वो सभी बहुत खुश होते हैं लेकिन तभी वहाँ सैंड मशीनरीज भी आ पहुंचते हैं। सैंड मशीनरीज को देखकर ज़ीली को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी तेज स्पीड का परिचय देते हुए सैंड मशीनरीज के बॉस के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने लगता है लेकिन
शक्तिशाली योद्धा है और इससे पंगे लेने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। इसलिए वो जियान से डरकर अपने पैर पीछे कर लेता है। जियान और उसके लोग अब उस गुप्त रास्ते से नीचे चले जाते हैं। वहाँ अंदर लावा था और उसके दूसरी तरफ लाइन थी। उन्हें समझ नहीं आता कि वो लावा को पार करके आगे कैसे बढ़े, लेकिन तभी जियान उसके अंदर कूद जाता है। सब काफी डर जाते हैं, लेकिन जियान एकदम अपनी पर्पल विंग्स का यूज करते हुए उड़ जाता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। उसके दोनों भाई अपने भाई की इस एबिलिटी को देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं। वहाँ उड़ते वक्त जियान के पीछे एक लावा मॉन्स्टर पड़ जाता है और जियान एक्सप्लोसिव स्टेप्स का यूज करते हुए उससे बचने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर पर काउंटर अटैक करता है और मॉन्स्टर समझ जाता है कि वो जियान से नहीं जीत पाएगा। इसलिए मॉन्स्टर अब तुरंत जियान के भाइयों को मारने उनकी तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर उसके भाइयों की तरफ पहुंचता है, लेकिन तभी क्विंगली सामने आती है और उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है जो सीधे मॉन्स्टर को लगती है और मॉन्स्टर के माथे पर एक साइन बन जाता है और मॉन्स्टर चुपचाप लावा के अंदर वापस चला जाता है। जियान भी वापस आता है और ये सब देखकर बहुत शॉक होता है। क्विंगली से कहती है कि फायर एसेंस ढूंढने में वो उनकी मदद करेगी। वो फिर खड़ी होकर उन दोनों लावा मॉन्स्टर को बाहर बुलाती है। वो लावा मॉन्स्टर अब उस पर अटैक नहीं करते और यहाँ से उन सबको ये पता चल जाता है कि इस लड़की के पास 2 पेटल स्नेक्स की ट्यूबल है। ये सिर्फ स्नेक्समैन और ह्यूमंस के वंशज के पास ही हो सकते हैं। क्विंगली ने इसका ही यूज करते हुए उनकी कॉन्शियसनेस अपने अंदर कनेक्ट कर ली है, जिससे वो उसकी बात मानने लगे हैं। क्विंगली अब उन मॉन्स्टर से बात करके पता लगा लेती है कि फायर एसेंस लावा के अंदर मौजूद है। अब जियान और ज्यादा देर ना करते हुए लावा के अंदर कूद जाता है और उसके मास्टर अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उसके आसपास चिलिंग बोन फ्लेम बना देते हैं। उसके मास्टर अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में उसके साथ थे, जिस वजह से सिर्फ 1 घंटे तक ही चिलिंग बोन फ्लेम बना सकते थे। इसलिए जियान को अब जल्दी लावा के अंदर से होते हुए फ्लेम एसेंस तक पहुंचना होगा। वहाँ अब उन्हें ट्रैवल करते हुए आधा घंटा बीत जाता है और जियान हिम्मत हारने लगता है और ऊपर वापस जाने लगा है, लेकिन वो दोनों लावा मॉन्स्टर उसे पकड़ आगे धकेल देते हैं और वो सीधे ब्लू लोटस जियोसेंट्रिक फ्लेम के पास आकर गिरता है। उस ब्लू लोटस जियोसेंट्रिक फ्लेम के अंदर ही फायर एसेंस बनता है और अब वो उन्हें मिल गया था, इसलिए वो तुरंत वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ सेंटर में जाने के बाद उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। जियान बहुत शॉक होता है और कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर फायर एसेंस गया तो गया कहाँ। जियान बहुत ज्यादा टूट जाता है क्योंकि फायर एसेंस को पाने के लिए उसने अभी तक बहुत कुछ सहा था। वो बहुत जोर से दुखी होकर चिल्लाने लगता है क्योंकि अब उसे ऊपर खाली हाथ वापस जाना था। लेकिन उसके मास्टर उसे प्यार से समझाते हैं कि इस दुनिया के अंदर और भी बहुत लोग हैं जो अपने गोल को हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कुछ ही शिकार तक पहुंच पाते हैं। हमें बस हार नहीं माननी और हम जरूर शिकार तक पहुंचेंगे। अब जियान समझ जाता है और फिर से फायर एसेंस को खोजने का डिसाइड करता है। वहाँ तभी मास्टर को जमीन में धसी हुई एक चीज दिखती है जिसे वो बाहर निकालते हैं और वो चीज 7 कलर्स स्नेक फ्लेम है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ क्वीन मेडुसा हमसे पहले आई थी और उसने ही फायर एसेंस को ले लिया है और अब जियान समझ जाता है कि उसको अब कहाँ जाना है। और अब इसी के साथ ये सीजन का यही एंड हो जाता है। Hey guys, सीजन 1 और सीजन 2 हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों के अंदर 12 एपिसोड थे और इन एपिसोड्स के अलावा 2 स्पेशल एपिसोड्स भी थे जिसमें कैरेक्टर्स की साइड स्टोरी दिखाई गई है। सो आज मैं सीजन 1 के स्पेशल एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि हमने देखा था कि सीजन 1 के अंदर जियान मैजिकल बीस्ट आइलैंड के अंदर घूम रहा था। उसके मास्टर उसे बताते हैं कि यहाँ पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल मौजूद है। ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा खास है और इसकी मदद से तुम अपनी कल्टीवेटिंग स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। इसको ढूंढने के लिए लाखों लोग यहाँ आ चुके हैं, लेकिन वो यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं गए हैं, इसलिए अब तुम्हें यहाँ संभल कर रहना होगा। वहीं जियान के पीछे कुछ मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं जो उसको मारना चाहते थे। जियान उन सबसे बचकर इधर-उधर भागता है और अपने मास्टर से मदद मांगता है, लेकिन उसके मास्टर उसे अपने आप इस प्रॉब्लम से बचने को कहते हैं। अब मॉन्स्टर जियान के सामने आ जाते हैं और जियान पहले तो उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, जिस वजह से जियान के दाव उस पर काम नहीं आते और मॉन्स्टर अब उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक भयानक आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर मॉन्स्टर जियान को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और जियान और उसके मास्टर उस आवाज को देखते हैं तो वो एक लड़की की होती है। वो लड़की विंग्स का यूज करते हुए उड़कर कहीं जा रही थी। जियान उसको देखते ही पसंद करने लगता है। वहीं तभी अब आंधी चलनी शुरू हो जाती है और वहाँ आसमान में एक पर्पल क्रिस्टल लेवल 6 का लायन किंग सामने आता है। लायन किंग के पास पर्पल स्पेशल क्रिस्टल की पास थी और वो पर्पल विंग्स का यूज करते हुए उड़ रहा था। वो लड़की जो उड़ते हुए आ रही थी उसका नाम यूजी है और वो लायन किंग से पर्पल क्रिस्टल मांगती है। लायन किंग कहता है कि मैंने 20 साल लगा दिए हैं पर्पल स्पेशल क्रिस्टल का एक बार ढूंढने में और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये इतनी आसानी से दे दूंगा। यूजी कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें और बहुत अच्छे खजाने देने को तैयार हूँ। लायन किंग यूजी को देखकर समझ जाता है कि ये बहुत शक्तिशाली योद्धा है और अगर लायन किंग यूजी को मारकर खा लेगा तो लायन किंग की लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगी, इसलिए वो यूजी की बात ना सुनकर उससे फाइट करने का डिसाइड करता है, जिससे अब यूजी को भी उस पर अटैक करना पड़ता है। यूजी बहुत ज्यादा हाई लेवल की वॉरियर थी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। उसका लेवल 2 हैंक है और वही लायन किंग भी बहुत शक्तिशाली वॉरियर था और उसके पास तो पर्पल क्रिस्टल भी था, जिस वजह से उसकी शक्तियाँ और ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। मास्टर और जियान उन दोनों की बातें और उन दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। यूजी और लायन किंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए टॉर्नेडो क्रिएट करते हैं और एक दूसरे को फंसाने लगते हैं और बहुत खतरनाक युद्ध होने लगता है। उन दोनों में से कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। अब लायन किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि यूजी को नहीं हरा पा रहा था, इसलिए अब लायन किंग पर्पल क्रिस्टल की पावर्स का यूज करते हुए आसपास की एनर्जी कलेक्ट करके सील टेक्निक का यूज करता है और यूजी पर एनर्जी बॉल फेंकता है, जिससे यूजी अब बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। लायन किंग को यही मौका सही लगता है और वो तुरंत उसको मारने दौड़ता है, लेकिन यूजी अब जल्दी से विंड अटैक का यूज करती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है। वहीं अब जियान और उसके मास्टर को राहत मिलती है क्योंकि यूजी की जान बच गई थी। वो अपने झरने के पास जाते हैं और अब वहाँ उन्हें यूजी बेहोश मिलती है। जियान उसको देखकर थोड़ा शर्माता है, लेकिन फिर वो उसे उठाकर एक गुफा में ले जाता है जहाँ उसकी खाओ
घाव पर दवाई लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी यूजी की आंख खुलती है और जियान शर्म के मारे पीछे हट जाता है और उसे दवाई देता है। यूजी अभी इस हालत में नहीं थी कि वो खुद दवाई लगा सके, इसलिए वो जियान से खुद को दवाई लगाने को कहती है। इसलिए जियान उसके घाव पर दवाई लगाता है और वो सिचुएशन काफी रोमांटिक एंगल ले लेती है। वहीं अब लायन किंग अपने सभी आदमियों यानी जो उसके वफादार जानवर थे उनसे उस लड़की को ढूंढने को कहता है और सभी उस लड़की की खोज करना शुरू कर देते हैं। उस लड़की से लायन किंग को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। वहीं अब जियान बाहर आता है और उसके मास्टर कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारे गोल में बाधा बन सकती है, लेकिन जियान अभी उसे ऐसी हालत में छोड़ भी नहीं सकता था। अब जियान वापस यूजी के पास जाता है और वो दोनों अब आपस में बात करते हैं। यूजी पूछती है कि तुम्हारी लेवल बहुत कम है, फिर भी तुमने मैजिकल बीस्ट माउंटेन में कदम रखने की कैसे सोची? ऐसा रिस्क क्यों लिया आखिर? जिस पर जियान कहता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो दोनों अब एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त जियान पूछता है कि सही हो जाने के बाद तुम फिर से लायन किंग के साथ लड़ने का सोच रही हो क्या? जिस पर यूजी कहती है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। जियान अब उसकी मदद करने का प्रॉमिस करता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां उन्हें मॉन्स्टर के आने की आवाज सुनाई देती है। जियान को समझ नहीं आता कि मॉन्स्टर्स ने हमें इस गुफा में आके ढूंढ कैसे लिया, जिस पर अब यूजी उसे बताती है कि वो बाहर नदी किनारे नहाने गई थी, यानी यूजी की वजह से मॉन्स्टर्स ने ये गुफा ढूंढ निकाली है। अब जियान सीधे बाहर जाकर मॉन्स्टर्स का सामना करता है, उन सबको मार तो देता है लेकिन खुद बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और गुफा के अंदर आता है। यूजी उसकी खराब हालत को देखकर अब उसका इलाज करती है और जियान सही हो जाता है और उसको आराम करने का कह वो खुद खाना बनाने जाती है और खाना बनाने के बाद जियान को खिलाती है। वो खाना बहुत बुरा बना था लेकिन जियान फिर भी उसे खाता है। वो जब उसको खाता है तो उसमें एक अलग सा स्वाद आता है और वो तुरंत उसे थूकने की कोशिश करता है और यूजी से पूछता है कि तुमने कौन से मसाले डाले थे इसमें। यूजी उसे एक शय दिखाती है जो असल में जियान की थी। ये दवाई सेक्सुअल डिजायर्स को इंक्रीज करने की दवाई थी। यूजी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऐसी दवाई तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो गुस्से में आकर गुफा से बाहर जाने लगती है। जियान यूजी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच यूजी जियान के गले लग जाती है। यूजी अब जियान से अट्रैक्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच में अब किस भी हो जाती है। यूजी अभी भी बीमार थी क्योंकि अभी भी उसके घाव भरे नहीं थे, इसलिए वो थोड़ी बेहोश सी हो जाती है। जियान पर दवाई का असर होने लगता है और यूजी के साथ किस से भी नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अपने आप को कंट्रोल में करता है और तुरंत गुफा से दूर चला जाता है और पानी में जाकर अपने ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करने लगता है। वहीं अब बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी वहां जाते हैं और जियान पर हमला करने लगते हैं। वो गुफा के अंदर भी यूजी को मारने जाते हैं लेकिन यूजी एक ही बार में उनको हटाते हुए गुफा के बाहर आती है। जियान भी वहां आता है और जियान को देखते ही यूजी जियान के गले पर तलवार रखकर कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। अगर तुमने बाहर किसी को भी हमारे बीच ये बात बताई तो तुम मार दिए जाओगे। वहीं अब तुरंत वहां पर लायन किंग भी आ जाता है और यूजी अब आसमान में जाकर लायन किंग से लड़ने लगती है और अब इस दौरान जब तक यूजी लायन किंग से लड़ रही होती है जियान और भी पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल ढूंढने के लिए पहाड़ी के नीचे चला जाता है। वो पर्पल क्रिस्टल्स को ढूंढकर यूजी को देना चाहता था ताकि यूजी की स्ट्रेंथ बढ़ सके। वहीं नीचे वो एक गुफा में पहुंच जाता है और एक व्हाइट कलर के क्रिस्टल को निकालता है और फिर यूजी से अपनी की हुई कन्वर्सेशन को याद करता है और यहाँ से पता चलता है कि जब जियान ने ये कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद करूंगा, तब यूजी ने ये प्लान बनाया था कि वो लायन किंग से लड़ेगी और उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी और इस बीच जियान पहाड़ी के नीचे गुफा के अंदर घुसकर क्रिस्टल को ढूंढेगा। वहाँ की हवा गर्म होगी जिस वजह से जियान को इस व्हाइट क्रिस्टल की मदद चाहिए होगी। वो गेट के बाहर खड़ा था और उसे पर्पल क्रिस्टल मिल जाता है। मास्टर उसे बताते हैं कि जब मैं जिंदा था तब मैंने भी ऐसी केव्स को ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिल पाई। ये पर्पल क्रिस्टल बहुत ज्यादा कीमती है, इसको लेने के बाद तुम्हारी लेवल्स बहुत जल्दी बढ़ा करेंगी। अब वहाँ उसकी रकाली एक लायन नेस्ट कर रही थी और उसका ध्यान भटकाने के लिए जियान वहाँ एक गैस को छोड़ता है और उसमें पेट खराब करने वाली दवाई भी डाल देता है जिस वजह से शेनी का पेट खराब हो जाता है और वहाँ से वो भाग जाती है। जियान अब सीधे पर्पल क्रिस्टल की ओरिजिन तक जाने की कोशिश करता है लेकिन इसको छूते ही वो पीछे जाकर गिरता है। वो समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं खुलेगा। वो व्हाइट क्रिस्टल को इधर उधर ले जाकर देखता है और एक बॉक्स के ऊपर ले जाने पर व्हाइट क्रिस्टल ग्लो करने लगता है और उस बॉक्स को खोलने पर उसे एक और क्रिस्टल मिलता है। वो उस क्रिस्टल को यूज करते हुए पर्पल क्रिस्टल की ओरिजिन को खोलता है और अपनी बोतल को आगे कर देता है और क्रिस्टल लिक्विड फॉर्म में निकलकर उसकी बोतल में गिर जाती है। थोड़ा सा क्रिस्टल नीचे जमीन पर भी फैल जाता है। जियान उस फैले हुए क्रिस्टल को जीप से जाकर वहाँ से भागने लगता है। अभी क्लाइन जियान को देख लेता है और वो तुरंत उसके पीछे उसे मारने दौड़ता है। जियान उससे बचकर फुल स्पीड में भागता है और ये नोटिस करता है कि वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेज स्पीड में भाग पा रहा है। असल में थोड़ा सा क्रिस्टल जो उसने चाटा था वो असर करने लगता है, हालांकि इससे उसकी हालत भी खराब होने लगती है क्योंकि एकदम उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई थी। वही लायन तभी उसके पीछे से उस पर वार करता है और जियान इस बार पर्पल क्रिस्टल की पावर का यूज करते हुए वॉर में उस लायन को मार देता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलते ही पर्पल क्रिस्टल की वजह से उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वो यूजी के साथ बिताए हुए पल याद करता है। एक बोतल के पर्पल क्रिस्टल को अंदर अंदर एब्जॉर्ब करके पर्पल विंग्स क्रिएट करता है और तुरंत यूजी के पास जाकर लायन किंग पर हमला कर देता है और फिर नीचे आकर फिर से बेहोश हो जाता है। अब यूजी सीधे बेहोश हुए जियान के पास जाती है और उसकी पर्पल क्रिस्टल की पास को लेती है और सभी मॉन्स्टर्स को मार डालती है और जियान को एक सेफ प्लेस पर ले आती है। यूजी भी जियान को पसंद करने लगती थी लेकिन यूजी की दुनिया और जियान की दुनिया एकदम अलग थी जिस वजह से यूजी को उसको वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। अब जियान की जब आँख खुलती है तो वो सब समझ जाता है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाता है। अब इसके आगे कहानी सीजन 2 से शुरू होती है जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाली जा चुकी है। सो गाइस आप सभी के सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं